टाइम पे छोड़ दिया था। हाँ। ओके। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे, क्योंकि जब भी आप गूगल एड्स चलाते हैं या सोशल मीडिया एड्स रन करते हैं तो सीधी सी बात है, एक अगर आपको ख्याल आए कि लेट्स से मुझे एक ऐड रन करना है फॉर एक्स वाई जेड ब्रांड और सर्विस प्रोडक्ट वट, तो कुछ तो आपका गोल होगा। लाइक जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मे बी हमें लीड्स जनरेट करना हो, मे बी हमें अवेयरनेस कैंपेन रन करना हो, उस तरह की चीज़ें। सो ये सारे अपने पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं जिसके बेसिस पर आपको आगे फर्दर कॉन्फ़िगरेशंस करने होते हैं अपने ऐड कैंपेन में। सो ये जो भी हम लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख रहे हैं, अभी ये नए जो हम लोग देखेंगे तो उसके हिसाब से ओल्डर है, कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं और पुरानी चीज़ें आपकी अल्टर हो गई हैं उसमें से। सो फेसबुक एडवर्टीजमेंट शुड बी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड, इट शुड बी चेक्ड फॉर अ गुड क्लिक थ्रू रेट, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं CTR. The advertiser can go to the ad account and see all the details of the ad. The advertiser should constantly monitor click-through rates, action rates, and cost per click. In short, इसको बोलते हैं CPC. The CTR comes down over time as larger target audience views the ad. Click-through rate. So it is recommended to keep the content of the ad fresh and engaging. सी क्या होता है कि जब भी कभी हम लोग कोई अपना ऐड रन करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बिगिनर्स क्या करते हैं कि एक ऐड बनाया, रन कर दिया और बैठ गया आराम से। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है कि आपने ऐड बनाने के बाद उसके साथ में कोई दूसरा ऐड आपने रन नहीं किया, जिसको बोलते हैं A/B टेस्टिंग। आपको हमेशा ऐड ग्रुप बनाने चाहिए, ठीक है। उस जैसे होता है ना कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप, उसके अंदर देन फिर आपका ऐड सेट्स होते हैं। सो क्या होता है ना कि गूगल हो या सोशल मीडिया हो, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर हम लोग एडवर्टीजमेंट अपना डिस्प्ले कर रहे होते हैं ना, सो एक मिनट दीजिए। अब मान लीजिए कि आप ऐसा समझे एक लेमन तरीके से कि आप एक शॉप पर जाते हो और आपको मान लो कि कोई पार्टी है, कोई फंक्शन, तो आपको उसके लिए अपना कुछ बढ़िया सा ड्रेस वगैरह परचेज़ करना है ना। अब आप जिस शॉप पर गए वो आपको एक ही ऑप्शन देता है। मे भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो, आपके पास टाइम की कमी हो, तो आप ठीक है ले लो, ठीक है। बट क्या होता है कि फंक्शन मेरा एक हफ्ते बाद है एग्जाम्पल तो आप मार्केट को बहुत अच्छे से डीप डाइव रिसर्च करोगे, भाई कौन सी, भाई पैसा लगा रहे हो ना, तो देखोगे ना कि भाई कौन सी चीज़ मेरे को ज़्यादा बेटर मिल जाए, है ना। सो क्या होता है कि आप ऑप्शंस देखते हो। उसी तरह से मैकेनिज्म एल्गोरिदम क्या काम करती हैं सोशल मीडिया के अंदर या गूगल एड्स के अंदर, वो ये देखते हैं कि किस तरह के ऑडियंस को किस तरह का ऐड दिखाना चाहिए। अगर आपने एक से ज़्यादा एड्स लाइव किए होंगे ना, तो वो ये देखेगा कि रैंडमली यूज़र के सामने ऐड डाल के कि किस ऐड के ऊपर इंगेजमेंट ज़्यादा आ रहा है। जिस पर इंगेजमेंट ज़्यादा होगा, जो भी प्लेटफॉर्म होगा, चाहे वो सोशल मीडिया या गूगल हो, वो क्या करता है उस ऐड जिस पे कम आपका इंगेजमेंट होता है उसको बंद कर देता है और उस अच्छे वाले को लाइव रखता है। बंद वो नहीं करता, हमें चेक करना होता है टाइम टू टाइम जाके कि भाई कौन सा ऐड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, पहले वाले को अपना बंद कर दो, जिस पे इंगेजिंग है उसको रखो। लेकिन जब आप पहले वाले को बंद कर रहे होंगे ना, ठीक है, तो आपने एक नया ऐड उसके साथ में लाइव करना होता है। हाँ, आपका जो रिसर्च है वो बंद नहीं होनी चाहिए कि भाई ये अच्छा चला है चलो ठीक है इसको चला देते हैं बाकी बैठ जाओ, ऐसा नहीं। आप कहते हैं ना हम बनाएं बेहतर से और बेहतर, ठीक है, तो आपको वही करना है, सोशल मीडिया या गूगल ऐड को बेहतर से बेहतर अपना ऐड देना है, सो दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों के साथ इंगेज करें। अब आपको देखो दो अगर आपने ऐड लाइव किए होंगे तो आपको ये तो पता चलेगा ना किस में क्या चीज़ अच्छी है, मे बी कलर, मे बी आपकी इमेज प्लेसमेंट, मे बी कॉन्टेंट क्लियरिटी, है ना, जिसकी वजह से एक पर लोग ज़्यादा इंगेज हुए, दूसरे पर ज़्यादा इंगेज नहीं हुए। मे बी जब हम लोग कॉपी लिखते हैं ऐड की कि वो ज़्यादा इंगेजिंग है, ठीक है, यूज़र बहुत इजीली कनेक्ट कर पा रहा है आपके कंटेंट के साथ, है ना।
सो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए कभी भी एक ऐड नहीं जाता है, मल्टीपल ऐड डाले जाते हैं और उसके हिसाब से एल्गोरिदम खुद डिसाइड करेगा कि भाई कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो उसके वही सबसे ज़्यादा फिर आगे पुश करेगा ऑटोमेटिकली जब भी सर्च होगा आपका। नेक्स्ट, फेसबुक कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप। ठीक है, कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप, देखो फेसबुक पर सबसे पहले बनती है प्रोफाइल, प्रोफाइल के बाद बनता है बिजनेस पेज, और उसी के साथ हमारे बनते हैं कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप्स। ठीक है, यूज़र कैन क्रिएट फेसबुक ग्रुप टू डिस्कस टॉपिक्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। It can become an excellent platform to carry out marketing campaign and reach out to interested people. A group can be made public, private or secret. Public, anyone can engage with your group or community. प्राइवेट यानी कि जो लोग ज्वाइन होंगे सिर्फ वही लोग जा सकते हैं। सीक्रेट में जिसको आप इनवाइट दोगे, लिंक दोगे, सिर्फ वही बंदा एंगेज होगा, है ना। तो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बनाते हैं, वो क्या होते हैं, प्राइवेट और सीक्रेट होते हैं ना भाई। अगर मेरे और आपके बीच में अगर कोई ग्रुप चल रहा है तो ये हम दोनों को पता होगा, किसी और को पता नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग व्हाट्सएप पर चैनल बनाते हैं तो वो तो सबको पता होता है ना। सो पब्लिक ग्रुप कैन बी सीन बाय एनीवन, मेंबर्स एंड पोस्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन बाय एनीवन। प्राइवेट ग्रुप कैन ऑल्सो बी सीन बाय एनीवन, but only member will be able to see the post. Only members of the secret group can find the group and see post. डिफरेंस समझ आया। अब बात करते हैं B2B। दो चीज़ें बहुत फेमस है मार्केट में, B2B एंड B2C, और किसी भी बिजनेस के लिए ये सिस्टम का क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो जो लार्ज अमाउंट में चीज़ों को प्रोड्यूस करता है मैन्युफैक्चरर्स, वो जाते हैं B2B। ठीक है, और B2B से चीज़ें जाती हैं फिर B2C। लेट्स से एग्जांपल के तौर पर मैं एक होंडाई ब्रांड हूँ। अब होंडाई के जो ब्रांड है उसके अंदर सो मैनी कार्स आती हैं, लाइक जैसे कि किया, एग्जांपल के लिए क्रेटा हो गया, अल्कजार हो गया, है ना। अब देखा जाए तो उनकी जर्नी कभी सेंट्रो से स्टार्ट हुई और लेके आज ये बहुत टॉप लेवल तक पहुँच चुके हैं, है ना। अब कार के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं होंडाई तो नहीं बनाता, है ना। होंडाई की क्या होती है, बैजिंग होती है, लोगो लगा होता है ना। बनाने वाला कोई ना कोई OEM मैन्युफैक्चरर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनो मिंडा, जो जनरली सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स बनाते हैं, है ना। तो अब इससे क्या समझ में आया कि अब एंड यूज़र को तो पूरी कार दोगे ना, उसको ये तो नहीं कि ये लो स्टीयरिंग ले लो, ये इसका डैशबोर्ड ले लो और उसको जाके अपना एक जाके कार असेंबल कर लो, ऐसा तो नहीं होता ना। सो हम क्या करते हैं, डिफरेंट वेंडर से चीज़ों को सोर्स करके एक जगह पर लाते हैं और असेंबली लाइन पर लाके उसको असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट शोरूम में रख के एंड यूज़र को दिखाते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस करता है शोरूम में आके, या फिर वो ऐड वगैरह के थ्रू उसके इंगेज होता है। जैसे भी अल्कजार का फेस लिफ्ट आया, टीवी के ऊपर आप देखो काफ़ी एड्स वगैरह आ रहे हैं और लोग उसकी जाके बुकिंग वगैरह करेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, B2B वाला, और फिर ब्रांड से वो B2C हो गया, ब्रांड टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना। तो ये B2B का बेस्ट एग्जांपल हुआ। तो व्हाट इज B2B एडवर्टीजमेंट? B2B रेफर्स टू बिजनेसेस दैट अकर्स बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर्स। एग्जांपल के लिए आपके घर में दूध आता है अमूल का, या आपका अपना हो सकता है घर में खुद भी होता है, क्योंकि आप जहाँ से वहाँ पर जनरली लोग कर सकते हैं। दिल्ली वगैरह में जगह का इशू होता है तो ये लोग जनरली खरीद के ले आते हैं, है ना। अब अमूल का दूध मेरे पास तक अगर आ रहा है तो जैसे कहते हैं ना, अमूल कंपनी जो रन होती है वो गुजरात से रन होती है। अब ऐसा तो नहीं कि गुजरात से दिल्ली में दूध आ रहा होगा, है ना। तो अमूल ने क्या करा, अलग अलग जगह पर सेटअप्स किए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हर एक फैक्ट्री जो होती है उसका एक टेरिटरी होता है कि भाई इतनी जगह का जो मिल्क कलेक्शन होगा वो हम करेंगे, और उसके बाद फिर उस पैकेजिंग वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे उस चीज़ का। जैसे मदर डेयरी अगर दिल्ली में देखो तो अलग अलग पॉइंट्स पर है, दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली के बाहर भी है ना। सो ये क्या हुआ, इन्होंने अलग अलग जगह से लिया और फिर बाद में इन्होंने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाए और पहुँचा दिया। तो अमूल की एक गाड़ी जब निकलती है फैक्ट्री से, वो जाती है डीलर के पास, डीलर को पता था भी मेरी सप्लाई चेन कहाँ कहाँ पर है, फिर वो रिटेलर तक जाता है, फिर वो कंज्यूमर तक पहुँचता है ना। अब ऐसा तो नहीं कि मैं जाऊँगा फैक्ट्री से जाके सीधे मैं लेके आ जाऊँगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर हम देख के रहे हैं कि भाई B2B रेफर्स टू बिजनेसेस दैट occurs between wholesaler and retailer. Ads given for B2B are referred to as B2B ads. अब B2B ads हम लोग कहाँ रन करें, ठीक है।
अब B2B एड्स का जो सबसे अच्छा माइलेज आता है ना वो आता है लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि सारे बिजनेस प्रोफेशनल वहीं होते हैं, है ना। अब आप उनके लिए इंस्टाग्राम पर टिकटॉक पर अगर ऐड चलाओगे, अगर बिजनेसमैन टिकटॉक ही चलाने लगेगा तो फिर वो बिज़नेस क्या करेगा। पता चला गलती से उसको टिकटॉक की लत लग गई, वो तो काम कर रहा है उसमें बैठ के आराम से, हाँ जी आज का रेवेन्यू क्या है सर, मैं बहुत बिजी था, टाइम नहीं है मुझे, किस चीज़ में जी, टिकटॉक में, है ना। तो जैसे कि हम क्या देखते हैं इसके लिए, लिंक्डइन, है ना, आगे ना लिंक्डइन। टू रीच आउट टू प्रोफेशनल ऑडियंस, लिंक्डइन इज द बेस्ट अवेलेबल टूल इन मार्केट. So steps to create a LinkedIn text and image ad. In the LinkedIn account, click businesses services और उसके अंदर आपको मिलता है advertise. Click text and image ads, then click create an ad. ठीक है. Google Plus is a social media platform. ये बंद हो चुका है बट इसको समझो. ठीक है. Google Plus is a social media platform by Google to share information such as videos, picture and links with people who share the same interest. To share the information, it provide collection, communities and home screen. So Google Plus के अंदर 3 चीज़ आती थी, कलेक्शंस, कम्युनिटीज एंड होम स्क्रीन. यहाँ पर देखो Google Plus के फेल होने का रीज़न क्या हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा ना चेंजेस नहीं किए टाइम के साथ. इसलिए क्या होता है ना, जब आप एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुके होते हैं ना, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि हमारी टॉप मोस्ट चीज़ें क्या हैं, हम लोग उन पर ज़्यादा फोकस. तो गूगल का जैसे अल्फ़ाबेट कंपनी के अंडर में आता है गूगल. गूगल इज़ नॉट अ कंपनी, गूगल इज़ अ सर्च इंजन. ठीक है. तो अल्फ़ाबेट के अंडर में आता है जितना भी गूगल के आप सर्विसेज मार्केट में देख रहे हो, अल्फ़ाबेट. ठीक है. उसके अंडर में गूगल का सर्च इंजन आता है. ठीक है. तो गूगल कुछ नहीं, गूगल इज़ ओनली सर्च इंजन, गूगल इज़ नॉट अ कंपनी. ठीक है. बट अल्फ़ाबेट को कम लोग जानते हैं, जैसे आपको नहीं पता, है ना. अब कहीं पे लिखा हो अल्फ़ाबेट, आपको ये क्या है, लेकिन क्या है वो, गूगल है वो बेसिकली. तो इसलिए जैसे आप कभी गुड़गांव साइड जाते हो तो बड़ी बड़ी आपको बिल्डिंग्स दिखती है, गूगल लिखा होता है. आई क्या चाहिए ना, एकदम रिकॉग्नाइज होता है, अरे यार गूगल का ऑफिस. ठीक है. जिस पर हम लोग दिन रात सर्च कर रहे होते हैं वो सामने दिखता है, तो बंदा सीधे कनेक्ट करता है उससे, है ना. तो इनका हमेशा से टॉप मोस्ट जो रहा है ना, जो गूगल का सबसे बड़ा रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो यूट्यूब और गूगल एड्स से जनरेट होता है. ठीक है. तो पूरी दुनिया को एक्चुअली आज के डेट में कंट्रोल यही करते हैं. ठीक है. फेसबुक और इंस्टाग्राम हम लोग देखते हैं कि लार्जर अमाउंट में लोग उनके साथ एसोसिएटेड हैं आज की डेट में, हर किसी के पास अवेलेबल है. बट अल्टीमेटली बंदा सर्च यूट्यूब में या फिर सॉरी या तो यूट्यूब में सर्च करता है या फिर उसमें सर्च करता है गूगल के अंदर. इंस्टाग्राम में तो सर्च नहीं कर रहा होता ना. हाँ. हाँ वो बेटा उन्होंने दिया, उसके साथ उन्होंने बहुत सारे एआई वगैरह भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं उसके अंदर. बट अभी उसको टाइम लगेगा लोगों के अंदर आने. वैसे गूगल का देखा जाए तो जेमिनाई उन्होंने एआई लॉन्च कर दिया, बार्ड लॉन्च कर दिया उन्होंने, लगे वो भी हैं, क्योंकि चैट जीपीटी ने सबके नींव हिला दी. जब मार्केट में चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस हुआ 2022 में सितंबर के अंदर, तो सब हिल चुका था बुरी तरीके से, वैसे भी क्या हो गया. ठीक है. तो सभी ने, और वही दिन था कि जिसमें से जब बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर से लोगों के ऑल्ट्रेशन स्टार्ट हुए, क्योंकि भाई जो काम एआई कर सकता है उसके लिए मैं किसी पर्सन पे क्यों डिपेंड हूँ, है ना. सो आज की डेट में लोगों की नीड इसलिए कि जो एआई को ड्राइव कर पाए, ना कि एआई उनको ड्राइव कर रहा हो. सो जैसे भी हाल फिलहाल में आप देखोगे ना, तो अमेज़ॉन ने बड़े लार्ज अमाउंट में रोबोट्स जो है अपने वेयर हाउस में इंटीग्रेट किए हैं. ठीक है. ताकि फेलियर्स कम से कम हो. ठीक है. और काम 24/7 चलता रहे. वैसे ऐसा नहीं कि अभी नहीं चल रहा है, चल रहा है, बट धीरे धीरे कंपनियां यही करें. जैसे कि एक ये मेरा फॉर एग्जांपल वेयर हाउस है, तो इसमें सेक्शंस होते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी. सो रोबोट के अंदर पूरा उन्होंने अपना वेयर हाउस का मैप लोड किया हुआ है. तो अलग अलग फ्लोर के अकॉर्डिंग सारे हुए हैं, कन्वेयर बेल्ट लगे होते हैं. मान लो ऊपर वाले फ्लोर से नीचे सामान आना है तो लिफ्ट वगैरह का यूज़ नहीं हो रहा, कन्वेयर बेल्ट पर रखा सामान घूमा आपका उस पॉइंट तक पहुंच जाएगा. उस तरह की चीज़ें हैं. सो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, बट टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा जैसे हम कहते हैं ना फेलियर्स जुड़े होते हैं. जैसे अभी एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, यूके है पता नहीं कहाँ पर है, जहाँ पर फूड डिलीवरी के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल होने लग गया है. सो सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स हैं जिसमें आपका स्टोर से फूड उसमें लोड कर दिया जाएगा. अब उसके साथ बैटरी ऑपरेटेड ईवी व्हीकल के साथ क्या होता है कि भाई ब्रेकर पर जाके अटक जाता है. अब बंदा ने मान लो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वो बेचारा 30 मिनट्स का, एक एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं. अब वो 30 मिनट्स का एक होता है ना विंडो,
अब वो बंदा वेट कर रहा है कि आएगा, अब उसका फूड जो है एक ही जगह पर आगे पीछे हो रहा है वहाँ पर जीपीएस के अंदर। हो क्या रहा है, जो व्हीकल है वो 2 ब्रेकर के बीच में अटक गया। ईवी जो उन्होंने जनरली अगर आप देखोगे जो छोटी छोटी जगहों पर, जैसे ब्लिंकिट का अगर आप देखते हो, ईवी वाले ईवी से आते हैं वो लोग, तो उनके ना नंबर नहीं होते, व्हीकल नंबर। क्योंकि ईवी में अगर आप बड़ा व्हीकल चलाते हो तभी आपको नंबर अलॉट होता है, जिसकी स्पीड होती है अच्छी खासी। जिसमें ज़्यादा स्पीड नहीं होगी तो उसमें वो नंबर अलॉट नहीं होता है ना, क्योंकि वो बोलते हैं 30-40 से ऊपर अगर आप जाते हो तब आपको वो चाहिए, क्योंकि इतनी स्पीड तक तो साइकिल भी चल जाती है ना। तो उन्होंने उस तरह के बहुत ही स्लो मूविंग उन्होंने वो अपने एरियाज़ के लिए वो प्लान किया, लेकिन वो जो प्लास्टिक ब्रेकर होता है वो उसको भी पार नहीं कर पा रहे, है ना। अब वो मे भी हो सकता है ड्यू टू मतलब उसका बैटरी बैकअप डाउन जा रहा हो, उस वजह से इतना थ्रस्ट वो जनरेट नहीं कर पा रहा कि आगे पुश कर पाए अपना को। तो एक बंदा आता है बड़ी नाइसली उसको धक्का देता है, वो आगे जाता है बेचारा डिलीवरी वो सारी चीज़ें हैं। सो टेक्नोलॉजी आती रहेंगी, फेलियर्स उसके साथ बाद में लेटर ऑन हमें पता चलेंगे। देखो आज की इस फास्ट पेसिंग एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है ना, हर बंदा ये लगा हुआ है कि जल्दी से चीज़ें लॉन्च करो, उसको एनकैश करो। टेस्टिंग लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अगर मैं 6 महीने टेस्टिंग करूँगा तो पता चला तब तक जो मैं आइडिया लेकर आ रहा हूँ वो कोई और लेके एनकैश कर लिया मार्केट के अंदर। तो सभी लोग ना बीटा फेज़ में आना स्टार्ट कर दिया। तो ये बीटा कहाँ से आया? वो बीटा है कि चीज़ें अभी अंडर डेवलपमेंट है और हमने लाइव कर दी हैं, लोगों को यूज़ टू कर लिया, लोगों को आदत सी लग गई, थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा आ गया, उसके बाद में ठीक है। सो जैसे चैट जीपीटी जब कभी इंट्रोड्यूस हुआ तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। लोगों ने कहा भाई चैट जीपीटी से काम करा लो, अच्छी बात है, लेकिन 2021 तक का ही डेटा उसके पास है। अब जब 4 मॉडल आया उसका तो क्या हुआ वो सब जानता है आज की डेट में, है ना। अब 4 मॉडल के अंदर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि लिमिटेड प्रॉम्प्ट देंगे हम, तुम्हें आदत तो लगा दी, हमने चस्का लगा दिया चैट जीपीटी का, लेकिन उसके आगे अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पे करो एक एक्स अमाउंट, तब जाके आप उसको फ्लुएंट चला पाओगे, नहीं तो आप लिमिटेड प्रॉम्प्ट चलाने के बाद बंद हो जाते हो। अब वी आर इंडियन, तो भाई ठीक है जीपीटी को क्या चाहिए, अलग अलग अकाउंट, तो मैंने जीमेल पर 10 अकाउंट बना लिए जाके और लोग अपना काम निकाल लेते हैं उससे, ठीक है। और वो इसका एक होता है ना कूलिंग पीरियड की भाई इतनी देर का, तो फिर से वो आपके प्रॉम्प्ट रिस्टोर हो जाते हैं, फिर आप चला सकते हो उसका इस तरह से। So Google Plus pages or Google Plus business page can be created on googles.com businesses. So अभी क्या है ना कि बिजनेस गूगल का चल रहा है जिसको हम लोग गूगल माई बिजनेस के नाम से जानते हैं, इन शॉर्ट GMB। तो ये GMB में कन्वर्ट हो गया गूगल प्लस। सो गूगल प्लस प्रेजेंट्स communities. Google Plus communities are used to find people who share a particular hobby or interest. A user can join a community or create a community. A community can also be private or public in Google Plus. This has to be specified at the time of creating a community, which cannot be changed later. Next is Twitter. Twitter is a platform to stay connected with friends, family and colleagues through exchange of short messages. ठीक है. These short messages are called tweets. A tweet can be text up to 140 characters including photo, video or link. To create a business profile, here is a list of items required. So again ध्यान रखना कि कहीं पर भी अगर आप अपना बिजनेस प्रोफाइल बनाने जाते हो तो पहले बनेगा नॉर्मल प्रोफाइल और उससे बनता है पेज। ट्विटर के अंदर भी सेम ही प्रोसेस होता है। सो यूजर नेम विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्विटर हैंडल, नॉट दैट दिस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर इन ट्विटर। सिमिलरली जैसे कि आपका फेसबुक में, इंस्टाग्राम में अपना हैंडल होता है ना। प्रोफाइल फोटो, सेलेक्ट अ फोटो दैट रिप्रेजेंट्स द कंपनी ब्रांड, बिजनेस ब्रीफ अबाउट 160 कैरेक्टर्स, हेडर इमेज विच कैन फीचर products or service, this function as a billboard of the company, pinned tweet which can be latest news, products or offerings. Sending out short messages on Twitter is referred as microblogging on Twitter. These are also called tweets. So Twitter पर जनरली सभी लोग अपना अकाउंट बना लेते हैं लेकिन यूज़ नहीं करते हैं। पता चलता है जाके यार इसमें मेरा इंटरेस्ट वाली तो कोई चीज़ आ ही नहीं रही है। तो ट्विटर किसके लिए बना? जनरली जो पब्लिक फिगर्स हैं लाइक एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल्स या फिर पॉलिटिशियंस, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर कोई सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि IRCTC है ना, UPSRTC, मतलब हम गवर्नमेंट उसकी विंग्स की भी बात कर रहे हैं। सो क्या होता है कि इन प्लेटफॉर्म पर अब आप मान लो कि फेसबुक पर आप लिखो कि भाई रेलवे ने हमारे साथ ऐसा किया, वहाँ से ट्रेन में कुछ फेलियर हुआ, उसके बाद हमें आगे फर्दर कोई सर्विस नहीं दी, फॉर एग्जांपल। अब आप IRCTC को वहाँ पर लिख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है।
वही सेम मैसेज अगर आप आके लिख देते हो ट्विटर के ऊपर तो इमीडिएट कार्रवाई होती है, ठीक है, क्योंकि इस सिनेरियो में ये ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है, ना कि लिंक्डइन और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस जगह पर कौन से मीडियम का हमने यूज़ करना है। लेट्स से आप कोई कॉस्मेटिक सेल करना चाह रहे हो, अब आप जाके लिंक्डइन ऐड चला रहे हो, आप ट्विटर ऐड चला रहे हो, तो उसका क्या सेंस है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर है ना। तो आपको ये कैटर करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ऑडियंस कहाँ पर मिलेगी हमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो ट्विटर चला रहा है बंदा वो इंस्टाग्राम या उस पर नहीं होगा, होगा, बट उस प्लेटफॉर्म पर चलाने का कोई सेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्टम्बल अपॉन, रेडिट, ये सब आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए सोशल मीडिया के तो हम लोग बहुत लिमिटेड जानते हैं। 40-50 प्लस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एट प्रेजेंट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बट पॉपुलैरिटी जैसे है ना कि जैसे 24 प्लस सर्च इंजन अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन हम लोग यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं वो गूगल को करते हैं, ठीक है। सो समरी, सो फेसबुक हैज़ changed the way business is done. Facebook ads cost less when compared to radio, print and TV ads. क्योंकि आप अगर रेडियो पर जाते हो, रेडियो मीन्स FM, क्योंकि अब ट्रेडिशनल वाला तो बिल्कुल ख़त्म हो गया कि भाई रामपुर से आपका प्रसारण चल रहा है या नजीमाबाद से चल रहा है या सहारनपुर से चल रहा है, उस तरह का ख़त्म हो गया और रह गया जो ले दे के वो बचा FM। FM में भी अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा, नहीं तो पहले वो कहते RJ बनेंगे, RJ बनेंगे, आज RJ वाले लिफ्ट के अंदर खड़े होकर प्रैंक बना रहे हैं। आज वेद जो है वो कहीं और स्विच हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया कि भाई जिस लाइन में वो थे उसका एक बूम था, वो ट्रेंड गया, ठीक है, तो नाम के ही वो रह गए FM वगैरह। अब आप अगर देखो जैसे कोलकाता के भी कुछ लोग हैं जो FM से रिलेटेड अपना FM से बिलोंग करते हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने वीडियोज़ वगैरह बना के अपना खर्चा चला रहे हैं आज की डेट में। तो अब इस फील्ड में इतना माइलेज है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप एडवर्टीजमेंट के लिए उधर की तरफ अगर जाते हो तो कॉस्ट इज़ वेरी हाई इन कंपेरेटिवली अगर देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यार अगर आप वहाँ जाओगे उनको बोलोगे यार मेरा 500 रुपये का बजट है, मेरी एक पोस्ट जो है उसको मुझे वायरल करना है, लोगों तक पहुँचाना है, तो वो आपको कभी एंटरटेन नहीं करेंगे, है ना। सो एक फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म क्या है, ये पॉकेट फ्रेंडली है। अब वहाँ पर कितने लोगों ने सुना मुझे नहीं पता, यहाँ पर कितने लोगों तक पहुँचा मुझे पता है, कितने लोग इंगेज हुए मुझे पता है, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद क्या एक्शन लिया। आई कैन ट्रैक एवरीथिंग, बट वहाँ पर ऐसा कुछ ट्रैकिंग नहीं है ना, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। प्रिंट में पहली चीज़ तो कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई, और अगर सही जगह प्लेस नहीं हुआ तो आपको लॉस है, और अगेन ट्रैकिंग तो कुछ है ही नहीं। सिमिलरली टीवी एड में आपको सेकंडों के हिसाब से पे करना पड़ता है, तो अगेन आपके टीवी एड्स आपकी पॉकेट के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है। 2.5 से 3 लाख रुपए आपको पर सेकंड का पे करना पड़ता है टीवी के ऊपर, इतना एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और उसमें भी जब क्या होता है ना कि आप जब टीवी पर ऐड के लिए जाते हो तो आप ये मान के चलो कि एक प्रोग्राम में आपने देखा होगा कई बार जैसे ब्रेक का टाइम होता है बार बार वही ऐड आ रहा होता है, उसका एक टाइम सेट होता है कि इवनिंग में दिखाएंगे, आफ्टरनून में दिखाएंगे या मॉर्निंग में दिखाएंगे, कब दिखाएंगे। सो जनरली जो सबसे ज़्यादा विंडो जो लॉक होती है वो इवनिंग के लिए होती है, क्योंकि सब लोग ऑफिस से घर आते हैं, टीवी प्रोग्राम के बीच में अपने ऐड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो क्या समझ में आ रहा है, फेसबुक ऐड कॉस्ट को मैं नाम यहाँ देके मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया ऐड कॉस्ट लेस कंपेयर टू रेडियो, प्रिंट एंड टीवी एड्स। Advertisement should be constantly monitored and checked for a good click-through rate. Users can create Facebook group to discuss topics of common interest. Users can create a Facebook community page to gain supporters for a cause or community. B2B refers to businesses that occurs between businesses such as between wholesaler and retailer. To reach out to professional audience, LinkedIn is the best available tool. गूगल प्लस अभी जो है नहीं बट देख लेते हैं। गूगल प्लस इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय गूगल टू शेयर इन्फॉर्मेशन सच एज वीडियोज, पिक्चर एंड लिंक्स विद पीपल हु शेयर द सेम इंटरेस्ट। ट्विटर इज अ प्लेटफॉर्म टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग्स थ्रू द एक्सचेंज ऑफ शॉर्ट मैसेजेस। ये सारी चीज़ें तो अच्छे समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोबाइल ऐप्स। सो मोबाइल ऐप्स
are small self-contained programs that are developed to be used on smaller devices, for example smartphone and tablets. Current trends in mobile apps. These mobile apps can be downloaded on mobile devices directly from the corresponding desktop websites or from the app stores. The app stores vary depending on the mobile platform such as Android, iOS, Windows used on mobile device. तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं विंडो भी अब हमारा यूज में नहीं है. Benefits of mobile apps for businesses. So, following are some of the benefits of mobile apps for businesses. Instant access to customers, anything. Build business brand and recognition. Improved customer communication. Direct marketing channel. Provide value to the customer. Builds customer loyalty. See, अगर आप अपने फ़ोन में किसी एक पर्टिकुलर ऐप को जगह देते हो, ठीक है, तो आज की डेट में हम लोग ज़्यादा स्पेस क्यों ढूंढते हैं कि जब हम लोग एक नया फ़ोन लेंगे तो उसके अंदर इतना रैम हो, इतना स्टोरेज हो. उसके पीछे के दो ही रीज़न है. एक तो आपको अपना कंटेंट जो आप फोटो कैप्चर करते हो, वीडियोस कैप्चर करते हो, उसको सजो के रखना होता है ना. दूसरा कि भी जब मैं कोई ऐप इंस्टॉल करना चाहूँ तो मेमोरी आउट ऑफ ना हो जाए, है ना. सो अब क्या है, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट को अपने फ़ोन में रखते हो, अमेज़ॉन को अपने फ़ोन में जगह देते हो, फेसबुक को जगह देते हो, इंस्टाग्राम को जगह देते हो. गूगल तो बाय डिफ़ॉल्ट लोडेड आता है क्योंकि भाई गूगल का फ़ोन चलाओ तो वो तो आएगा ही आएगा, है ना. उस तरह की चीज़ें. सो अब मान लो कि फेसबुक आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, या एग्जांपल के तौर पर आपने फ्लिपकार्ट इंस्टॉल किया हुआ है अपने फ़ोन के अंदर. अब फ्लिपकार्ट कल को एक ऑफ़र चलाता है XYZ, तो फ्लिपकार्ट कोई ऐड के थ्रू आपको नहीं कनेक्ट कर रहा है, वो आपको एक नोटिफिकेशन देता है. सो क्या समझ में आया? डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल. ठीक है, उसने नोटिफिकेशन दिया, यानी कि वो उसकी तरह से एक तरह की मार्केटिंग है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट. मुझे एक पुश नोटिफिकेशन तो डालना आपके लिए, और आप उससे एंगेज होगा. मैंने बोला लेट्स से फ्लैश सेल इज स्टार्ट इन नेक्स्ट 15 मिनट्स, है ना. तो आप पहुंच गए, आपको एक मैंने रिमाइंडर दे दिया, है ना, या सेल्स इज़ अबाउट टू एंड. ठीक है, तो उस तरह से. सो ये बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं. तो जनरली हम लोग सुबह जब उठते हैं तो सो मेनी नोटिफिकेशंस आर देयर, लाइक मे बी किसी ने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया, वो आया होगा, या आपने कोई पोस्ट अगर अपना डाला होगा तो उसके ऊपर मे बी लाइक कमेंट जो भी होगा वटेवर, वो आपको स्टेटस वहाँ मिल जाता है. या कोई रिसेंटली न्यूज़ होगी, अगर आप उस तरह में चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो, आपको न्यूज़ वहाँ पर मिल जाती है. सो एक नोटिफिकेशन विंडो इसलिए बनाया जाता है ताकि सुबह जब आप उठें सबसे पहले नोटिफिकेशंस देखें कि कोई ऐसा अर्जेंट तो नहीं जिस पर मुझे इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट है ना. So mobile responsive websites, following are some of the benefits of a mobile responsive websites over a mobile app. Instantly available and accessible, है ना. So क्या होता है कि आप देखो गूगल सभी के फ़ोन में इंस्टॉल है ना. बट हमारी हैबिट क्या होती है, हम लोग जाते हैं क्रोम ब्राउज़र, तो वहाँ पे google.com लिख के फिर चीज़ें करते हैं. यही है ना हैबिट. देखिए गूगल तो डायरेक्ट भी है, लेकिन हम वैसे ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं. सो ये क्या है, बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स ओवर दी मोबाइल ऐप. तो अब हो सकता है कि मुझे किसी वेबसाइट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो, फ्रिक्वेंटली कभी नहीं है, कभी कभी मुझे लगता है वंस इन अ वाइल की भी मेरे को चाहिए, आज ज़रूरत है तो मैं चलो कर लेता हूँ. जैसे अरीना. अब अरीना का अगर हम लोग देखें तो उसका मोबाइल ऐप नहीं है, ठीक है, ओवी वगैरह का आता है, क्रियोसोल्स का आता है, बट मेजर अरीना की वेबसाइट का कोई मोबाइल ऐप नहीं है कि आप वहाँ जाएँ और कोर्स बाय कर लें आप वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है. तो ऐसे केस में क्या बेनिफिट आता है वेबसाइट का, क्योंकि अननेसेसरी अगर मैं एक अपना ऐप बनाऊंगा तो मुझे एक डेवलपर डेडिकेटेड चाहिए होगा. टाइम टू टाइम मुझे उसके अंदर अपडेशंस वगैरह, क्योंकि आए दिन आई थिंक महीने में 10 से 20 तरह के नए नए डिवाइसेस लॉन्च हो जाती हैं. सो मुझे बग फिक्सेस करने पड़ेंगे. मे बी मेरा इस वर्जन पे अच्छा चलता है, नेक्स्ट पे ना चले, तो एक कॉस्ट इन्वॉल्व हो गया तो नेसेसरी. तो ये बेनिफिट आता है मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स ओवर अ मोबाइल एप्लीकेशंस. So instantly available and accessible, compatible across devices, easy to search, easily shared, broader reach and easily upgradable. भाई वेबसाइट में क्या है, एक बंदा रखो, एक एक्स अमाउंट आपने पे करना है उसको, और आपका काम इजीली होगा. एप्लीकेशन में बिल्ड बनेगा, फिर वो जाएगा, अप्रूवल होगा प्ले स्टोर से, देन उसके बाद फिर एंड लोग यूज़र तक पहुँचेगा. तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है. बट हर जगह वेबसाइट से काम नहीं होता. जैसे फ्लिपकार्ट है, अब वो सोचे भाई मैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना लूँ, तो यूज़र को इतना सीमलेस एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा उसके अंदर, है ना. सो गूगल प्लेज इन एन ऐप स्टोर दैट इज़ अवेलेबल ऑन मोस्ट एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स
Google Play list all the available apps under the following main category: app and games, entertainment, मूवी, बुक्स, न्यूज़ स्टैंड, इस तरह से। तो ये टाइम टू टाइम बदलती रहती चीज़ें, जब ये बना तब ये चीज़ें होती थी, आज की डेट में आपको डिफरेंट कैटेगरीज दिखाई देती हैं। गूगल प्ले मोबाइल ऐप इंडेक्सिंग बाय गूगल। सो मोबाइल ऐप इंडेक्सिंग एंश्योर दैट app are indexed in the Google database. When users search on Google for a keyword using their mobile browser, all relevant and indexed apps are listed first in the search result. एग्जाम्पल के तौर पर आपके फ़ोन में अमेज़ॉन नहीं है और आपने अमेज़ॉन सर्च किया अपने फ़ोन के अंदर, तो वेबसाइट खोलने की जगह पर वो आपको रिकमेंड करेगा इंस्टॉल ऐप, ठीक है। और ये सिर्फ मोबाइल में आता है, डेस्कटॉप पे नहीं आता, ठीक है। तो या फिर अगर आपने कोई प्रोडक्ट देख भी लिया और आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है अमेज़ॉन, तो टैप करते ही वो आपके मोबाइल ऐप में खुलेगा, ना कि ब्राउज़र में खुलेगा। ऐसा भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। इंडेक्सिंग फॉर एंड्रॉयड ऐप्स। ऐप इंडेक्सिंग एनहांसेस द परफॉर्मेंस ऑफ ऐप इंस्टॉलेशन बटन ऑन मोबाइल डिवाइसेस वेयर द ऐप इज नॉट येट इंस्टॉल्ड. On the other end, mobile devices that have the mobile app installed, app indexing ensure automatic completion of search query on the Google app. This is turn ensures that the search result lead user back to the app installed. So, benefits of app indexing: automatic completion of search query. Like आपने Google में सर्च किया, लेकिन क्वेरी जो आपका कंप्लीट होगा वो ऐप में जाके हो रहा है। प्रमोशन ऑफ सर्च रिजल्ट्स, इंस्टॉलेशन प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में ऑलरेडी है तो सर्च जो भी आपका रिजल्ट आया है वो आपका ऐप में खुल जाएगा। अगर आपने सर्च किया लेकिन ऐप नहीं है तो ऐप इंस्टॉलेशन का पहले आपको आएगा। इस तरह के बेनिफिट्स आपको हैं। सो मोबाइल गेम एंड ट्रेंड्स। मोबाइल गेम्स आर वेरी पॉपुलर ऑन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशंस ऑन मोबाइल डिवाइसेस. Mobile games can be accessed by users in one of the following ways. So ways to access the mobile games: first is accessing App Store, browsing mobile gaming websites, और playing with pre-installed mobile games. ठीक है। सो जैसे लेट्स आप कैंडी क्रश खेलो, या फिर आप के पास बहुत सारे सबवे सर्फर हो गया, तो जैसे आप एक लाइफ लूज़ करते हो तो आपको एक ऐड आता है, ऐड के अंदर फिर से गेम का ऐड आता है, और उस तरह से जाकर आप इन ऐप पर उसमें इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। सो देयर आर वेरियस मीडिया फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग दैट इंक्लूड वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, ईमेल. So mobile apps are small self-contained programs that are developed to be used on smaller devices, for example smartphone and tablets. These mobile apps can be downloaded on the mobile devices directly from the corresponding desktop websites or from the app stores. The app stores vary depending on the mobile platforms such as Android, iOS and Windows used on the mobile device. Following are some of the benefits of mobile apps for businesses: instant access to customer, build business brand and recognition, improved customer communication, direct marketing channel, provide value to the customer, build customer loyalty. आप एक लॉयल ब्रांड हो तभी कस्टमर आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करता है, अदरवाइज वो इंस्टॉल नहीं करेगा आपको। फॉलोइंग आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ओवर अ मोबाइल एप्लीकेशन: instantly available and accessible, compatible across devices, easy to search, easy share, broader reach and easily upgradable. Google Play is an app store that is available on most Android platforms. The store contains apps related to music, movies, games, books, lifestyle, health, news and various other categories. Mobile app indexing ensures that apps are indexed in the Google database. Mobile app indexing works by indexing the URL patterns app owners provide in the app manifest file. Some of the benefits of app indexing are listed as follows: automatic completion of search query, promotion of search result, installation prompts. Mobile games can be accessed by users in one of the following ways: accessing app stores, browsing mobile gaming websites, playing with pre-installed mobile games. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर 10, मोबाइल मार्केटिंग. सो इंट्रोडक्शन टू मोबाइल मार्केटिंग. मोबाइल मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटजी टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू मोबाइल डिवाइसेस. मोबाइल वेबसाइट कैंपेन, SMS कैंपेन, दीज आर चैनल्स. मोबाइल एडवर्टाइजिंग कैंपेन, मोबाइल एप्स कैंपेन, मोबाइल ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन. अब मोबाइल मार्केटिंग कुछ ऐसा नहीं, कुछ अलग होता है.
जो आप डेस्कटॉप पर देख रहे हो वही आपका मोबाइल पर होता है। डेस्कटॉप पर आप अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, मोबाइल में आप डिफरेंट तरीके से चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप ऐड वगैरह कोई प्लान करते हो ना, तो उसमें आपका हर तरीके के प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। आपको चूज़ करना होता है कि मुझे किस पर चलाना है, किस पर नहीं चलाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने नोटिस किया होगा कि आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐड आते हैं। तो अभी जैसे अभी आप सैलरीड पर्सन नहीं हो, कल को जब आप जॉब करना स्टार्ट करोगे या अपना कोई आपका बिजनेस होगा, सो आपको कार्स के ऐड आने स्टार्ट होंगे, ठीक है, ऑफर्स आने स्टार्ट होंगे। बट आपको शुरुआती दौर में ऑडी, वीएम, मर्सिडीज, फरारी, पोर्शे के ऐड नहीं आएंगे। तो क्या ये ब्रांड ऐड नहीं चलाते? चलाते हैं। बट ये क्या करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं कि भाई पैन इंडिया की जो अगर हम लोग बात करें कि भाई कितनी आबादी है, बहुत सारे लोग हैं डिवाइस चलाने वाले, तो क्या हर बंदा मुझे अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मुझे तो सिर्फ उसी के पास जाना है ना, स्पेसिफिक, जो मुझे अफोर्ड कर सकता हूँ। सो ऐसा नहीं कि ऑडी, वीएम, मर्सिडीज एड्स नहीं चलाते हैं, चलाते हैं, बट वो उन्हीं को दिखाते हैं जो पर्सन उतना अर्न करता हो। ठीक है, तो यानी कि इससे ये समझ में आता है, जब हम लोग ऐड रन करने जाते हैं तो मेरे पास कंट्रोल है ऐड के ऊपर कि मुझे ऐड कहाँ दिखाना है। अगर आपने पूरी पॉपुलेशन को ऐड दिखा दिया तो आपका बजट कितना भी अच्छा हो, वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर पैन इंडिया की अगर हम लोग बात करें कि भाई मुझे पूरे इंडिया में सभी को दिखाना है, कोई एज सेगमेंटेशन नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, किसी तरह का कोई बैरियर नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ खुला चलाओ, नहीं आएगा। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या होता है ना कि आपने अगर फेरारी में इंटरेस्ट दिखाया, वैसे फेरारी कभी ऐड नहीं चलाता है क्योंकि फेरारी को पता है कि उसका नाम ही काफ़ी है। तो बहुत बड़े बिग ब्रांड कभी एड्स नहीं चलाते, ठीक है, तो वो अपने नाम से जाने जाते हैं। वो बहुत लिमिटेड यूनिटी पूरे थ्रू आउट ईयर बनाते हैं, ठीक है। जैसे रॉयल्स रॉयस का अगर आप देखोगे, वो नहीं बनाते, तो उल्टा अगर तुम्हारे पास पैसा भी तब भी तुम्हें नहीं देते वो, ठीक है। पता चला कल को मैंने इसको गाड़ी दे दी और इसने मेरे ब्रांड का नाम खराब कर दिया, ये कोई गैंगस्टर निकला, तब क्या होगा, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो हर ब्रांड हर किसी को अपनी चीज़ें नहीं देता, वो एक स्टेटस सिंबल है। जैसे कंपैरेटिवली अगर देखा जाए इन इंडिया या आउट ऑफ इंडिया, तो एप्पल के जो यूज़र्स हैं बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर मैं एक ओवरऑल रेशियो पकड़ के चलता हूँ 100 में से, ठीक है, तो आप मान के चलो कि अब जाके शायद मैं ये कहूँगा कि 30 लोग शायद एप्पल चला रहे हो, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिव है, उसकी एक्सेसरीज़ आपको बड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, ठीक है। सो यूज़र इसलिए बचता है। दूसरा, कल को अगर कोई ब्रेकडाउन होता है तो उस कंडीशन में उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। एंड्रॉइड में तो क्या हुआ कि आप जाओगे गफ्फार मार्केट, करोल बाग में, और जाके अपना चेंज करा के आ जाओगे। कुछ भी आपका बजट है कि आप ओरिजिनल डिस्प्ले अफोर्ड कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो आपको बहुत सो मेनी रेंज वहाँ पर अवेलेबल है ना। सो एप्पल का पूरा अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड ओनली 7%, 93% में आपके डिफरेंट आपकी जो चीज़ें हैं वो आती हैं। तो मतलब मान के चलो 93% गूगल का होल्ड है, ठीक है। तो गूगल ये कहता है बहुत ओपनली कि मैं 93% आई बॉल्स को कंट्रोल करता हूँ, कि आप फ़ोन पे जब देख रहे हो वो मैं दिखा रहा हूँ जो आप देख रहे हो। आप जो देख रहे हैं वो आप नहीं देख रहे हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ इसलिए आप देख रहे हैं। हमें लगता है कि हम देख रहे हैं, नहीं। तो वो इस तरह से एक AI बेस्ड चीज़ें हैं कि आप बस इंटरेस्ट दिखाओ, वही आपके सामने आएगा, है ना। अब फेसबुक अगर चल रहा है, एक अलग कंपनी है, बट चल किस में रहा है, एंड्रॉयड में ना, बात करते, ठीक है। तो बेस कौन है, वही है। सो ये सारे हमें पता चले। इसके अंदर ये क्या पॉपुलर मोबाइल मार्केटिंग कैंपेन्स जो बनते हैं। तो SMS मार्केटिंग आपने देखा होगा, आपके पास टाइम टू टाइम मैसेज वगैरह आते हैं। आप जैसे किसी एक मार्क स्पेंसर ब्रांड पर चले गए, शॉपर स्टॉप आप चले गए, है ना। तो इनमें क्या होता है कि आपका ना एक डेटा ये कलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ बिलिंग। सर व्हाट इज़ योर नंबर, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, वो सारा फिल करा लेंगे। अब मान लो आपका जैसे बर्थडे आता है, तो वो क्या करते हैं, आपको एक कस्टमाइज 20% ऑफ ऑन योर स्पेशल डे, है ना, आपको वो एक बना के भेज देते हैं कस्टमाइज्ड, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यूज़र को रिटेन करना आसान होता है कि भाई यार मैं वहाँ से तो खरीदता ही हूँ, शॉपर स्टॉप ब्रांड से। मैं किसी भी शॉपर स्टॉप का आउटलेट जाऊँगा, बोलूँगा जी मेरे पास आज का ये ऑफ़र आया हुआ है, उसको मिल जाएगा। तो यानी कि मैं नहीं कहता कि साल के 12 महीने आएगा, लेकिन 12 महीने से 1 महीने तो आएगा ना,
वो रिपीट तो हो रहा है ना यूज़र। अब रिपीट अगर एक हो रहा है तो सोचो कि हर दिन न जाने कितने लोगों के बर्थडे होते हैं, तो बर्थडे भी खिल जाते हैं वो लोग तो है ना, क्योंकि इंडिया क्या वॉल्यूम पर है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स बहुत ज़्यादा है, तो वॉल्यूम है ना। सो अगर आप एक कंपैरिजन देखो नेटफ्लिक्स और एक कंपैरिजन आप देखो अमेज़ॉन प्राइम, तो दोनों के अगर जो मेंबरशिप है एक्सपेंसिव किसका है, नेटफ्लिक्स का है ना, अमेज़ॉन प्राइम। अब क्या है कि अब देखो नेटफ्लिक्स ऐसा नहीं कि लोग नहीं खरीद सकते, खरीदते हैं, आज के डेट में लोग ले रहे हैं, लेकिन अमेज़ॉन ने अपने आप को इस तरह से मार्केट किया है कि भाई अगर आप मेरी मेंबरशिप लेते हो तो आपको मूवी कंटेंट तो सब मिल ही रहा है ओवर द टॉप OTT, बट साथ में आप सामान अगर मेरे यहाँ से कुछ खरीदते हो मैं आपको सेम डे डिलीवर कर रहा हूँ। तो यानी कि यहाँ पर कहते हैं ना कहावत, आम के आम गुठलियों के दाम मैंने तो लिया उसके लिए था ना, तो अमेज़ॉन प्राइम, अमेज़ॉन म्यूज़िक, मुझे उधर अमेज़ॉन का सेम डे डिलीवरी, दुनियादार की चीज़ें मिल रही है ना, तो बंदा नेटफ्लिक्स क्यों ले, वो ले। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं सारी चीज़ें ले लेते हैं, है ना, नेटफ्लिक्स भी है, डिज्नी हॉटस्टार भी है, क्योंकि वो आज की डेट में जो कंटेंट रिलीज़ हो रहा है वो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर होता है कि भाई जैसे अगर आप मार्वल का देखोगे तो उसका डिज्नी के साथ टाई अप है, उसकी सारी चीज़ें वहीं जाती हैं, बाकी अगर जगह नहीं मिलेंगी आपको। कुछ चीज़ें हैं जो नेटफ्लिक्स के एसोसिएशन में बन रही हैं, कुछ चीज़ें जो हैं आपकी वो अमेज़ॉन प्राइम के एसोसिएशन में बन रही हैं, कुछ चीज़ें हैं वो MX टकाटक के एसोसिएशन में बन रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से सभी ने अपना अपना एक एक्विजिशन किया हुआ है। जैसे क्या होता है कि अगर मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, लाइक एग्जांपल के तौर पर मैंने एक म्यूज़िक एल्बम बनाया, तो मेरी फर्स्ट अप्रोच होती है कि T-Series मेरा म्यूज़िक खरीद ले, है ना। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास बताया कि एक वीडियो डालते ही वायरल दुनिया में पहुँच गया, नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इंडियंस तो हर जगह है ना, और चल रही हैं चीज़ें। आज के में इवन बाहर के लोग पॉपुलर होने के लिए क्या करते हैं, इंडियन सॉन्ग्स को अपने तरीके से प्ले करते हैं अपने वहाँ पर और वायरल हो जाते हैं, ठीक है, और लोग देखते हैं भाई देखो कितना अच्छा गाया है इसमें, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मोबाइल कैंपेन्स। मोबाइल वेबसाइट कैंपेन, मोबाइल वेबसाइट्स लोड फास्टर एंड प्रोवाइड 1-to-1 यूज़र एक्सपीरियंस। SMS campaign is the oldest form of direct message marketing and is the fastest way of delivering information. See, क्या है कि अगर मैंने एक सोशल मीडिया ऐड चलाया तो उस बंदे का इंटरेस्ट होगा तभी वो आपको देखेगा, यानी कि मैं तभी दिखाई दूंगा आपको अगर आपका मेरी प्रोडक्ट सर्विस में अगर इंटरेस्ट होगा। बट अगर मेरे पास आपका नंबर है तो आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, मैं तो आपके फ़ोन में आ गया ना, मैं डिलीवर हो गया, आपकी चॉइस, आप उसको देखो या ना देखो उसके बाद। बट ये क्या, डायरेक्ट मार्केटिंग। मोबाइल एडवर्टाइजिंग कैंपेन, मोबाइल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स आर यूज्ड ऑन द मोबाइल वेब, मोबाइल गेम्स और मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्स कैंपेन is a customized computerized program that runs on mobile devices. Mobile email marketing has become the greatest way to bring personalized messages to prospective clients or subscriber. Marketing, mobile social media marketing campaign, मार्केटिंग यूजिंग सोशल मीडिया ऑन मोबाइल डिवाइसेस। तो ये इन सब के मीनिंग्स हैं कि किसका क्या काम है। सो टाइप्स ऑफ मोबाइल कैंपेन, तो यहाँ हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मोबाइल एडवर्टाइजिंग लाइक मोबाइल पेपर क्लिक PPC, मोबाइल बैनर्स एड, आइडियल स्क्रीन एडवर्टाइजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल मोबाइल एड्स। अब इनका मतलब क्या होता है, ये तो पता ही PPC, माने कि लेट्स से मैंने एक ऐड देखा, मैंने टाइप किया, उसका एक अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा। मैंने ऐड किया, मैं एक विजिटर हूँ, तो उसका जो कॉस्ट होगा वो जिसने ऐड दिखा रखा होगा उसको पे करना है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को, मे बी फेसबुक हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मोबाइल बैनर, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो उस पर एक बैनर आ जाता है, या फिर आप वेबसाइट कोई देख रहे हैं वहाँ पर आपको कोई बैनर ऐड दिखता है। आइडियल स्क्रीन एडवर्टाइजिंग क्या है कि भाई लेट्स से आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर आपको कुछ ऐड दिखाई दे रहा है, या फिर अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं या आपको सोशल मीडिया स्क्रॉल डाउन कर उसमें आपको कोई ऐड आ रहा है। कॉन्टेक्चुअल मोबाइल एड्स यानी कि आपका डिस्प्ले में इमेज नहीं आओगे, टेक्स्ट ऐड होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो आपकी कोई वेबसाइट xyz.com, तो जनरली जब आप मोनेटाइज होते हो तो आपको इमेज ऐड नहीं मिलते, आपको टेक्स्ट बेस्ड ऐड मिलते हैं पहले, फिर धीरे धीरे देखा जाएगा कि आपकी साइट पे एंगेजमेंट अच्छा है तो आपको फिर ग्राफिकल ऐड मिलने स्टार्ट होते हैं। हाँ, अब मान लो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है ना, तो गूगल देखता है आपके पास ट्रैफिक कितना है, अगर आपका ट्रैफिक अच्छा है तो एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको बोलते हैं एडसेंस। एडसेंस में हमारी जाके वेबसाइट
जो होती है वो अप्रूव होती है, यानी कि हम गूगल के पार्टनर बनते हैं और फिर गूगल क्या करता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड दिखाना स्टार्ट करता है। जैसे आप आज तक पे जाते हो तो आज तक के ऊपर गूगल का ऐड क्यों आ रहा है? क्योंकि आज तक ये कहता है भाई मेरा विजिट बहुत ज़्यादा है और मेरा कंटेंट डेली अपडेट होता है, तो जहाँ पर फ्रेश इंगेजिंग कंटेंट होगा तो विजिटर वहीं तो जाएगा। डिज़ाइनिंग effective mobile ads. Step for creating and designing effective mobile ads are designing mobile ads, determine mobile landing pages, targeting mobile ads campaign. So designing mobile ads, the prime objective of the mobile ad should be to entice the user to click the ad and perform necessary actions such as downloading a mobile app. तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ओपेरा ब्राउज़र का एक ऐड हम लोग देख रहे हैं और उसमें यहाँ पर क्या CTA है ना कि यूज़र क्लिक करेगा और इंस्टॉल हो जाएगा फ़ोन में, है ना। अब ये कैसा हो सकता है? लेट्स से जैसे एग्जांपल के लिए मैं जाता हूँ speedtest.net और जब हम लोग इसको रन करते हैं यहाँ पर इसके अराउंड कुछ एड्स हमारे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में लोड हो जाते हैं। तो ये देखिए आगे इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर एक CTA अवेलेबल है, यहाँ पर CTA अवेलेबल है, यहाँ CTA अवेलेबल है। CTA बोले तो कॉल टू एक्शन, ठीक है। It should generate a good click-through rate. The creation of a mobile ad should be very appealing. It can include video, text or animation. Determine mobile landing pages. This means identifying the page of the site where the user will land after clicking the mobile ad. In case you have created multiple ads, different landing page can be given as per the message. लेट्स से बीइंग अ ब्रांड अरीना, मैं अपना एक रन करता हूँ बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट फॉर वेब डिज़ाइनिंग, बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट फॉर एनिमेशन VFX। तो भाई जब वो कीवर्ड पे सर्च अगर आप हो रहे हो तो वो कीवर्ड पे पेज भी वही खुले, बेस्ट एनिमेशन VFX का या फिर बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वेब डिज़ाइनिंग का। ये ना हो कि सबके लिए ओवरऑल एक ही पेज खुल रहा है, वहाँ गड़बड़ होती है और इसके हिसाब का माइलेज घटता है, ठीक है। So designing effective mobile ads, targeting mobile ad campaigns. The ad should be assigned a targeted audience so that only interested user click the ad and the ad objective is met. The target audience should also be set because the number of clicks also affects the budget. अब मान लो मैंने टारगेट ऑडियंस कुछ कैटर ही नहीं किया, लेट्स से मैंने अरीना का एड रन किया, भाई ग्रेजुएट हो, 8th 9th 10th का बच्चा हो, 12th का हो, पेरेंट्स हो, ग्रैंडफादर हो, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, सब क्लिक कर रहे हैं। मैंने कितना बजट लगाया जी? मैंने 1 लाख रुपए का लगाया। कितने में खत्म हो गया? हफ्ते भर में खत्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने उसमें सेगमेंटेशन किया ही नहीं। तो आप वही मैंने बोला कि कितना ही बड़ा बजट बना लो कोई फ़ायदा नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर निभव लिफ्ट की हम बात करते हैं। सो निभव क्या है कि ये इस तरह के कस्टमाइज्ड एलिवेटर बनाते हैं। ये लिफ्ट है, देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इस कुछ इस तरह से। तो बहुत कम एरिया में आप इसको रन कर सकते हो। तो ये अलग अलग जगह पे हम लोग देख रहे हैं इनका, जैसे यहाँ आप देखेंगे, ठीक है। और ये जो लिफ्ट्स होते हैं ये बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। मतलब 20 लाख से शुरुआत होती है, ठीक है। और ये घरों के अंदर लगती हैं, ठीक है। या फिर आप इसके अंदर देखिए अपना एरिया कितना है मेरे पास, सिंगल पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, उस तरह से कैपेसिटी में ही अवेलेबल थी। लेकिन आप सोचो कि भी जैसे मॉल वगैरह आप देखते हो भाई, इस रूम के 3rd साइज़ का आपका एक पूरा लिफ्ट होता है इतना बड़ा, जिसमें 10-12 लोग चले जाते हैं। सो उस तरह का इनका नहीं होता है। सो ये बनाया ही स्पेशली उस चीज़ के लिए गया है कि घर के अंदर ज़्यादा सिविल वर्क ना हो, तोड़ फोड़ ना हो, और आपका बहुत कम जगह में भी इंस्टॉलेशन हो जाए। सो अभी हाल फिलहाल में हम भी इसको अपने यहाँ पर इंस्टॉल करवा रहे हैं। सो दैट्स वाई मुझे इसके बारे में इतना डिटेल में पता चला। सो अब इसमें इतना एक्सपेंसिव होने के पीछे का रीज़न क्या है? तो कोई ट्रेडिशनल जो लिफ्ट्स होते हैं ना, तो वो क्या चलते हैं, एक ऊपर टॉप फ्लोर पे मोटर होता है लगा हुआ, एक रूम होता है मशीन रूम, वहाँ पर बेल्ट रोप का सारा गेम होता है।
और वो हेल लॉट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है ऊपर नीचे आने जाने में। यानी कि अगर मुझे नीचे आना तो भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और ऊपर जाना तो भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसमें क्या है कि ऊपर जाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, नीचे आने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि वैक्यूम पर रन होता है। यानी कि इस सिलेंडर में क्या होता है, जब आप डोर क्लोज करते हैं एयर टाइट हो जाता है डोर आपका, सो इसमें एयर डाली जाती है। जब एयर आउटर चैम्बर में जाती तो वो जब से हवा भरती जाएगी वो अपना आप ऊपर उठता जाएगा। लेट्स से दिस इज अ लिफ्ट, और ये पूरा एक हमारा वो है, और ये लिफ्ट का केबिन है जो ऊपर नीचे आ रहा है। तो इसके साइडों से जब एयर नीचे जाएगा ना तो ये अपना ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, और जब आप बटन दबाते हैं ना तो एयर रिलीज होता है तो आप नीचे जाते हो, तो दैट टाइम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रही है। तो इसमें क्या है, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट आफ्टर दैट ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली बन जाती है। अब जो नॉर्मल लिफ्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि भाई आपको लगाने के टाइम पर तो 10-12 लाख में लग गया, सबसे ज़्यादा फेलियर होते हैं उसके अंदर कि साल के मतलब महीने में एक आध दिन तो आपको ख़राब मिलेगी आफ्टर 1 ईयर। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। 1 साल के बाद हर साल एवरी ईयर आपको रिन्यू कराने के लिए 60,000 रुपये उसको पे करने पड़ते हैं, ठीक है, तब जाके आप उसको ऑपरेट कर पाओगे नेक्स्ट ईयर। लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा तो आप नहीं ऑपरेट कर सकते उसको। तो इस तरह की, और प्लस एक बार में ऊपर जाने में कम से कम 15 से 20 यूनिट कंज्यूम करती है, क्योंकि 3 फेज पर रन होती है। इस लिफ्ट में आपका ऊपर नीचे आप 10 बार गए तो 1 यूनिट कंज्यूम होगा, यानी कि 8 रुपये, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि क्या एक कहावत बनी पुराने टाइम में, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो वहाँ पर भी लिफ्ट है, यहाँ पर भी लिफ्ट है, उसमें जी फोर्स फील होता है, सर घूम जाता है कुछ लोगों का, इसमें बहुत तरह की चीज़ें नहीं है, ठीक है। भाई चलना नहीं पड़ रहा है तो आप भले से इसमें स्लोली ऊपर जाओगे, क्योंकि वैक्यूम प्रेशर से आप ऊपर नीचे आते जाते हैं। सो एक फ्लोर में 12 सेकंड का टाइम लगता है, उसमें आप जल्दी जा सकते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी तो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पर एयर के बेसिस पर आप ट्रैवल कर रहे हैं इसके अंदर। सो दिस इज़ द डिफरेंस। तो यानी कि अगर मुझे 4 फ्लोर जाना है तो 1 मिनट का टाइम मोटा मोटी मान के चलो आपका कंज्यूम हो रहा है इसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा नहीं, स्टेयर में जाओगे आप, गेज बढ़ेगी, सारी चीज़ें, तो आपको दिक्कतें आएंगी। इसमें कुछ भी नहीं है इस तरह का। प्लस ये पॉली कार्बोनेट से बना होता है, तो एक तरह का बुलेट प्रूफ होता है, ठीक है। क्योंकि एयर अगर किसी सिलेंडर में तब प्रेशराइज किया जाए, क्योंकि देखा होगा ना गैस सिलेंडर हमेशा राउंडेड फॉर्म में होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि प्रेशर उतना ज़्यादा झेल पाते हैं, क्योंकि फोर्स किसी एक पर्टिकुलर वॉल पे नहीं होता, घूमता रहता है, फोर्स इक्वली स्प्रेड हो जाता है, फिजिक्स है ना। अब अगर उसको आप एक शेप दे दोगे तो कॉर्नर पर प्रेशर वो ज़्यादा बनाएगा, है ना, उस तरह की चीज़ें। इसलिए दैट्स वाई परफ्यूम जब भी आते हैं, स्पेशली स्प्रे वाले जिनमें गैस इन्फ्यूज़ किया जाता है, वो सिलेंड्रिकल होते हैं, नहीं तो बॉटल फट जाएगी अगर उसको उन्होंने स्क्वायर बना दिया। लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं वो आपको किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, स्क्वायर हो, जैसा मर्जी बना लो आप उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं ना के बराबर। मतलब मेंटेनेंस इसमें सिर्फ क्लीनिंग की होती है, बस साफ सफाई, ग्लास को क्लीन करने का, अदरवाइज ऐसा कुछ उसको हार्ड एंड फास्ट, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम इसकी मोटर वगैरह जो जिससे एयर इसमें थ्रो करते हैं उसकी वारंटी वगैरह सब चीज़ देती है लाइफ टाइम, कोई ऐसा वो नहीं है। मतलब अभी तक ये 2002 में कंपनी इंट्रोड्यूस हुई थी, और ये मतलब मैं निभव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि निभव एक अलग चीज़ है, हम निभव से भी ऊपर में जा रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूमेटिक एलिवेटर्स। तो न्यूमेटिक लिफ्ट हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये ब्रांड है अमेरिका का, ठीक है, हम इसमें हैं। तो इनके पास उनसे ज़्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी है, और इनके पास वेरियस साइजेस अवेलेबल हैं, ठीक है, न्यूमेटिक के अंदर। अभी इनका एक्सपीरियंस सेंटर है जो बेसिकली ये स्टार्ट कर रहे हैं अपना गुड़गांव में। सो मैं आपको इनविटेशन दिखाता हूँ, मेरे पास होना चाहिए, यस वी हैव, आप देखो लोगो वगैरह, इनविटेशन है मेरे पास। तो ये संडे मतलब परसों इनका यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है गुड़गांव में। सो अभी तक ये मान के चलिए मोर देन 20,000 लिफ्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड डिलीवर कर चुके हैं, और ये अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, इंडियन मूवी नहीं है। इंडिया में इन्होंने अपना ऑफिस वगैरह बनाया है यहाँ पर, अभी जाके सोचो इतने टाइम के बाद यहाँ पर इनका एक्सपीरियंस सेंटर बन रहा है। सो ये इम्पोर्टेड है। पहली चीज़, 1 बंदे से लेकर 3 बंदे तक की इसकी कैपेसिटी आती है। कलर चॉइस इज योर कि आपने क्या रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सिंगल पर्सन, मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 30 इंच का स्पेस है, ये जैसे 30 इंच, इतने में इंस्टॉल हो जाती है। वेरी लेस स्पेस रिक्वायर्ड,
एक 2 किलोवाट के मीटर पे रन हो जाती है, 220 वोल्टेज से, कोई हाई प्राइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस एलेक्सा इंटीग्रेशन इसमें अवेलेबल है। आपके अगर घर में अपने ड्यूप्लेक्स है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए आपको चाहिए, बहुत इजीली काम हो जाता है। प्लस इसमें 160 केजी की सिंगल पैसेंजर वाले में लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, तो यानी कि सिंगल वाले में 2 लोग अगर पतले हैं तो आराम से जा सकते हैं, उस तरह की। तो टेक्नोलॉजी मतलब मेरा तो ख्याल हमेशा से ये रहा कि मैं अगर कोई भी चीज़ लेता हूँ तो हेल लॉट ऑफ रिसर्च करता हूँ, उसके पीछे पूरा जड़ तक जाता हूँ, सारी चीज़ें पता करता हूँ। ये नहीं कि मेरे साथ चल ले ठीक है लगा लो, ऐसा नहीं। जानो, साइंस समझो हर चीज़ का, ठीक है। जैसे मैंने अपना फ़ोन लिया, मेरे इस फ़ोन के अंदर सारे AI फ्री है, सब AI इसके अंदर फ्री है। ये मुझे पहचानता है मैं क्या करने वाला हूँ, ये मुझे उससे पहले करके देता चीज़ें, मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, ठीक है। जहाँ पर आप कॉस्ट पे करोगे, आप अगर बिना रिसर्च करे चीज़ें खरीदोगे तो आपको ये टूल खरीदो, वो टूल खरीदो। मेरे फ़ोन को सब पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही रिसर्च करके लिया। वेट करो चीज़ों का, देखो कि किस में आपकी नीड फुलफिल हो जाती है, उस चीज़ पर जाइए। अब जैसे कहते हैं ना जनरेटिव AI, मेरे फ़ोन के अंदर इनबिल्ट है। ये CV14, ठीक है, Xiaomi का है, और लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, बट अगर आपकी नीड है उन चीज़ों की तो आप इन्वेस्ट करो, अदरवाइज नो नीड टू इन्वेस्ट इतना ज़्यादा, अगर आपको नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ सेलफोन 20,000 से ऊपर तक नहीं चलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 साल की लाइफ होती है फ़ोन की, उसके बाद आप उसको मजबूरी में चला लो, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं। जैसे आईफोन आप ले आओ, सारे अपडेट पूरे कर लोगे, कैमरा ख़राब हो जाता है इसका, तो जानबूझ के यही करते, तभी तो बिकेगा। आईफोन में कैमरा नहीं खराब, तो अपडेट ख़राब करता है, अपडेट चलेगा नहीं फोन। क्योंकि देखो, अगर मान लो कि आप गूगल ऐड में, मतलब अपने फ़ोन ब्राउज़र में ऐड ब्लॉकर डाल लो, और जो साइट आपको फ्री में डेटा देती है वो आपको देनी नहीं देंगे, पहले कहेंगे जी ऐड अनब्लॉक करो, तब डेटा मिलेगा। तो क्या करोगे आप? आपका फ़ोन तभी चलेगा जब आप अपडेट करोगे, बार बार नहीं तो वही आता रहेगा, इरिटेट हो जाओगे, तुम्हें कॉल करना है कि अपडेट ना हो, क्या करोगे? बस कैमरा की नीड नहीं है तो आईफोन कहीं नहीं जाता, बैटरी चेंज करा लो जाके, एक बार चलाते रहो, है ना। तो यहाँ से हम लोग टारगेटिंग मोबाइल ऐड कैंपेन से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को और देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं।